नमस्कार, जोहार। मैं याचना जायसवाल। आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड। समय हो चुका है झारखंड की खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं झारखंड की सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। लेकिन उससे पहले यदि आप हमारे चैनल न्यूज़ झारखंड पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। इससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर सबसे पहले मिले। तो चलिए जानते हैं झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। अब तक अकाउंट में नहीं आए 7,500 रुपए तो तुरंत करें ये काम, हफ्ते भर में आ जाएंगे पैसे। झारखंड सरकार की महत्वाकांक्षी मैया सम्मान योजना के तहत लाखों महिलाओं को 3 महीने की राशि एक मुश्त 7,500 रुपए मिल चुके हैं। कई लाभुकों को डीबीटी न होने या अन्य कारणों से होल्ड पर रखा गया था, लेकिन अब उन लाभुकों को भी योजना की राशि दी जा रही है। लेकिन कई लाभुक ऐसे हैं जिनके खाते में अभी भी बकाया राशि नहीं पहुंची है। अगर आप भी उनमें से एक हैं तो आपको कुछ काम जल्द से जल्द कर लेना चाहिए। जितनी जल्दी आप इन कामों को पूरा करेंगे उतनी ही जल्दी पैसे आपके अकाउंट में भेज दिए जाएंगे। मैया सम्मान योजना के लाभुकों द्वारा जमा किए गए सभी दस्तावेजों की गहनता से जांच की जा रही है। ऐसे में अगर आपके किसी एक दस्तावेज में कोई एक छोटी सी भी गलती पाई जाती है तो आपको सीधा योजना से वंचित कर दिया जाएगा। इसके बाद न तो आपको 7,500 रुपए मिलेंगे, न ही आगे भविष्य में कभी आपको योजना की राशि मिलेगी। ऐसी परिस्थितियों से बचने के लिए आप अपने सभी दस्तावेजों, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, राशन कार्ड इत्यादि की गहनता से जांच कर लें। इस दौरान अगर आपको दस्तावेजों में कोई भी गलती नजर आती है तो जल्द से जल्द उस गलती को सुधार करवा लें। इसके अलावा अगर आपने अब तक भी अपना आधार बैंक अकाउंट से लिंक नहीं करवाया है तो जितनी जल्दी हो सके डीबीटी और लिंकिंग प्रक्रिया को पूरा कर लें। इन सभी कामों को पूरा करने के लगभग एक हफ्ते बाद ही आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। डीबीटी और लिंकिंग प्रक्रिया पूरी होने के बाद भी अगर आपके अकाउंट में 7,500 रुपये नहीं आते हैं तो आप अपने नज़दीकी जनसेवा केंद्र पर जाकर अपना स्टेटस चेक करवा लें। इसके अलावा आप मैया सम्मान योजना के हेल्पलाइन नंबर 1800-890-0215 पर संपर्क कर अपना स्टेटस जान सकते हैं। झारखंड में वन विभाग घोटाले को लेकर ईडी की रेड, 15 ठिकानों पर छापेमारी। बोकारो, रांची के कई हिस्सों में पूछताछ कर रहे अधिकारी। झारखंड में एक बार फिर प्रवर्तन निदेशालय की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। मंगलवार सुबह ईडी की टीम ने बोकारो वन विभाग के दफ्तर, सीओ कार्यालय और रांची के लालपुर स्थित हरिओम टावर, कांके और हटिया समेत कई इलाकों में छापेमारी की है। रांची में यह कार्रवाई एक कंस्ट्रक्शन कंपनी के दफ्तरों और उससे जुड़े लोगों के आवास पर की गई है। ईडी के अधिकारी दस्तावेजों की जाँच के साथ पूछताछ भी कर रहे हैं। वहीं बोकारो के रितुडी और सेक्टर 3 स्थित आवास, उकरीद स्थित रैयत इजहार हुसैन और अख्तर हुसैन के आवास पर भी ईडी ने रेड की है। बताया जा रहा है कि झारखंड और बिहार में कुल 15 ठिकानों पर यह छापेमारी की गई है। यह रेड बोकारो में सामने आए वन भूमि घोटाले को लेकर की गई है। बोकारो जिले के तेतुलिया मौजा में लगभग 100 एकड़ वन भूमि पर अवैध कब्जे और घोटाले का मामला 2022 में सामने आया था। आरोप है कि भूमाफियाओं ने प्रशासनिक अधिकारियों की मिलीभगत से यह जमीन एक निजी कंपनी को सौंप दी है। जांच में पता चला कि वर्ष 2013 में चांच थाना क्षेत्र के वन विभाग के प्लॉट को पुरानी पड़ती भूमि के रूप में दर्ज कर लिया गया था। इसके बाद मुकदमा दायर किया गया। इसके बाद से जांच शुरू हो गई है। वहीं वन भूमि घोटाले की गंभीरता को देखते हुए झारखंड के डीजीपी अनुराग गुप्ता के निर्देश पर सीआईडी ने भी जांच शुरू कर दी है। 1 करोड़ इनामी प्रयाग मांझी समेत 8 नक्सलियों के शवों का पोस्टमार्टम, परिजन नहीं पहुंचे शव लेने। बोकारो के लुगु पहाड़ पर मुठभेड़ में मारे गए 1 करोड़ इनामी प्रयाग मांझी समेत 8 नक्सलियों के शवों का पोस्टमार्टम किया गया। इन सभी नक्सलियों के शवों को देर रात भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच चास स्थित अनुमंडलीय अस्पताल लाया गया, जहां 4 सदस्यीय मेडिकल बोर्ड ने मंगलवार की सुबह पोस्टमार्टम किया। मारे गए नक्सलियों में 2 महिला और 6 पुरुष नक्सली शामिल थे। आश्चर्य की बात है कि पोस्टमार्टम के बाद भी किसी नक्सली के परिजन उनका शव लेने नहीं पहुंचे। गौरतलब है कि सोमवार को बोकारो के गोमिया थाना क्षेत्र के लुगु पहाड़ी जंगल में मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए 8 कुख्यात नक्सलियों को मार गिराया था। सरायकेला में 3 बहनों ने मिलकर की नानी की हत्या, तंत्र मंत्र करने का आरोप लगा मारा। बड़ी बहन ने कहा, मैं जिंदा कर दूंगी। सरायकेला में अंधविश्वास के चक्कर में 3 बहनों ने अपनी ही नानी की धारदार हथियार से वार कर हत्या कर दी है। घटना सोमवार की देर रात सरायकेला थाना क्षेत्र स्थित जगन्नाथ मंदिर के पास की है। आरोपी लड़कियों में 2 नाबालिग हैं। इनका आरोप है कि उनके भाइयों पर नानी तंत्र मंत्र करती थी। इधर घटना की जानकारी जब ग्रामीणों को हुई तो सुबह घर पहुंचे आरोपी बड़ी बहन ने लोगों को शव के पास जाने से रोक दिया और कहा, मुझ पर मंगल माँ का प्रभाव है, वो नानी को वापस जिंदा कर देगी। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने आरोपी बहनों को हिरासत में ले लिया है। मृतक की पहचान मेघनाडीह ठाटूपाड़ा निवासी 70 वर्षीय सुमित्रा नायक के रूप में की गई है। सुमित्रा को उसकी बेटी ने सोमवार को अपने घर पर बुलाया था। इसी बीच रात में तीनों नातिन के साथ सुमित्रा का विवाह हो गया।
तीनों बहनों का आरोप है कि नानी डायन बनकर उनके भाइयों की तबीयत खराब करवा देती थी। तनिषा ने अपनी 2 नाबालिग बहनों के साथ मिलकर धारदार हथियार से नानी पर हमला कर दिया। इससे सुमित्रा की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। मौके पर सुबह पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस तनिषा और उसकी 2 नाबालिग बहनों को पूछताछ के लिए थाना ले गई है। झारखंड में अब बढ़ेगी तेज गर्मी, मौसम रहेगा शुष्क। 2 दिनों में अधिकतम तापमान में होगी वृद्धि। कई जिलों में बनेगी हीट वेव की स्थिति। झारखंड में अब तेज गर्मी बढ़ने के आसार व्यक्त किए जा रहे हैं। मौसम विभाग ने 25 अप्रैल तक आसमान मुख्यतः साफ रहने और मौसम शुष्क बने रहने की संभावना व्यक्त की है। वहीं सोमवार को सुबह से ही लोगों ने अच्छी खासी गर्मी महसूस की। तेज तपिश भरी धूप ने लोगों को परेशान कर दिया। घर से बाहर निकले लोग छाता और चेहरे को कपड़े से ढककर सड़क पर चलते नजर आए। मौसम विभाग के अनुसार सोमवार को राज्य के हर हिस्से में मौसम साफ और शुष्क बना रहा। मंगलवार को भी मौसम का हाल ऐसा ही रहा। राज्य में अगले 2 दिनों में अधिकतम तापमान में धीरे धीरे 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है। इसके बाद अगले 2 दिन इसमें कोई बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। 23 से 24 अप्रैल को देवघर, धनबाद, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़ और साहिबगंज में कहीं कहीं पर गर्म और उमस भरा दिन रह सकता है। वहीं 25 से 26 अप्रैल को इन जिलों में हीट वेव की स्थिति बन सकती है। इधर मौसम में परिवर्तन और अचानक बढ़ी गर्मी और चिलचिलाती धूप से राज्य के तकरीबन हर हिस्से में लोगों की परेशानी बढ़ गई है। सड़क किनारे ठेला खोमचा लगाने वालों से लेकर सब्जी फल बेचने वाले व दिहाड़ी मजदूर काफी परेशान हो गए हैं। आलम यह कि दोपहर में घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। दोपहर में बाजारों में सन्नाटा पसर जा रहा है। पिछले 24 घंटे में राज्य में कहीं कहीं पर गरज और आंधी के साथ हल्की दर्जे की बारिश भी हुई है। सबसे अधिक बारिश 9.2 मिलीमीटर गुराबंधा, पूर्वी सिंहभूम में दर्ज की गई है। सबसे अधिक तापमान 41.8 डिग्री सेल्सियस डाल्टनगंज में, जबकि सबसे कम न्यूनतम तापमान 22.1 डिग्री सेल्सियस गुमला में दर्ज किया गया है। हजारीबाग झील में डूबे युवक का शव मिला। निजी गोताखोरों की मदद से 24 घंटे बाद निकाला गया शव। कल नाव समेत डूब गया था। हजारीबाग झील से आलेख गौरव का शव 24 घंटे की मशक्कत के बाद आज बरामद कर लिया गया है। भाजपा विधायक प्रदीप प्रसाद की पहल पर चौपारण से बुलाए गए गोताखोरों ने शव को निकाला है। सोमवार को आलेख के डूबने की सूचना मिली थी। स्थानीय लोगों के प्रयास के बावजूद शव को कल नहीं निकाला जा सका था। एनडीआरएफ की टीम ने संपर्क किया गया, लेकिन वह भी नहीं पहुंच पाई। आज सुबह 5 बजे से गोताखोरों ने रेस्क्यू किया। शव को पोस्टमार्टम के लिए शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेज दिया गया है। विधायक प्रदीप प्रसाद ने कहा कि प्रमंडलीय मुख्यालय होने के बावजूद हजारीबाग में एनडीआरएफ की टीम न होना सरकार की उदासीनता दर्शाता है। उन्होंने चौपारण के गोताखोरों को आधुनिक उपकरण उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया। तेज रफ्तार जीप का बिगड़ा बैलेंस, हादसे में 2 लोगों को गंवानी पड़ी जान। गढ़वा जिले में सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। डंडई थाना क्षेत्र में सोमवार रात भीषण सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है, जबकि इस हादसे में 5 यात्री घायल हो गए हैं। इन सभी को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं पुलिस मुरे मामले की छानबीन में जुट गई है। गढ़वा जिले में डंडई थाना क्षेत्र के लावदूनी घाटी के नजदीक यात्रियों से भरी तेज रफ्तार कमांडर जीप पलट गई। इस हादसे में 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। दुर्घटना के बाद ग्रामीणों की मदद से गाड़ी के बीच नीचे दबे हुए लोगों को बाहर निकाला गया। उसके बाद घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया है। पुलिस ने दोनों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है। झारखंड को दूध उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाना है। मंत्री रांची के होटवार स्थित मेधा डेयरी परिसर में 23 अप्रैल को जागरूकता सह क्षमता उन्नयन कार्यशाला आयोजित की गई। इसमें मुख्य अतिथि कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की मौजूद रहेंगी। जेएमएफ के संस्थागत त्रिस्तरीय सहकारी संरचना के पुनर्गठन के लिए रीजनल मिल्क यूनियन के गठन संबंधित योजना के उद्देश्य से यह कार्यशाला आयोजित की गई है। मंत्री ने बताया कि झारखंड को दूध उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाना ही झारखंड राज्य सहकारी दूध उत्पादन महासंघ लिमिटेड का लक्ष्य है। वर्तमान प्रतिदिन लगभग 2.25 लाख लीटर दूध संग्रहण किया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में कंप्यूटरीकृत दूध संग्रहण प्रणाली और बल्क मिल्क कूलर की स्थापना की गई है। अब झारखंड के सभी सदर अस्पताल में मिलेगी हर तरह की सर्जरी की सुविधा। झारखंड में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने की दिशा में एक बड़ी पहल की जा रही है। अब सभी सदर अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों में हर तरह की सर्जरी और विशेषज्ञ डॉक्टरों की ओपीडी सुविधा शुरू की जाएगी। इसके लिए अप्रैल के अंत तक विशेषज्ञ डॉक्टरों का पैनल तैयार कर लिया जाएगा, जबकि मई से ओपीडी और सभी तरह की सर्जरी शुरू हो जाएगी। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह ने हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी सिविल सर्जनों को आवश्यक निर्देश दिए हैं। सरकारी डॉक्टरों के साथ साथ निजी डॉक्टरों की सेवाएं भी ली जाएंगी, ताकि मरीजों को बेहतर इलाज मिल सके। निजी डॉक्टरों का चयन जिला अनुश्रवण समिति करेगी। वहीं मेडिकल कॉलेजों के लिए 5 सदस्यीय समिति बनेगी, जिसमें उपायुक्त, मेडिकल कॉलेज प्राचार्य, अधीक्षक और विभागाध्यक्ष शामिल होंगे।
गर्मी छुट्टी से पहले बच्चों को मिल जाएंगे स्कूल बैग के साथ किताब, कॉपी और यूनिफॉर्म। झारखंड शिक्षा परियोजना के निर्देशक शशि रंजन ने सभी जिलों में चाइल्ड एंटाइटलमेंट से जुड़े कार्यों को शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने निर्देश दिया कि गर्मी की छुट्टियों से पहले बच्चों को स्कूल बैग, किताबें, कॉपी, स्टेशनरी, छात्रवृत्ति और यूनिफॉर्म जैसी आवश्यक सामग्रियां वितरित की जाए ताकि बच्चों की पढ़ाई में कोई बाधा न आए। झारखंड ने सोमवार को स्कूल रुआर 2025 बैक टू स्कूल अभियान की शुरुआत की है। अभियान की शुरुआत झारखंड शिक्षा परियोजना निर्देशक शशि रंजन ने वर्चुअल बैठक के साथ की। इसी बैठक में उन्होंने ये निर्देश दिए हैं। बैठक में रंजन ने जिला शिक्षा पदाधिकारियों को इस कार्य को प्राथमिकता देने और समयबद्ध ढंग से पूरा करने की सख्त हिदायत दी है। बैठक में निर्देशक शशि रंजन ने कहा कि स्कूल रुआर 2025 अभियान का उद्देश्य विद्यालयों में 100% नामांकन सुनिश्चित करना तथा ड्रॉप बॉक्स के बच्चों व आउट ऑफ स्कूल बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ना है। रांची के बिरसा जैविक उद्यान में शेर बाघ ले रहे हैं कूलर का मजा, खाने का भी है विशेष इंतजाम। और मांझे स्थित भगवान बिरसा जैविक उद्यान में भीषण गर्मी को देखते हुए वन्य प्राणियों की सुरक्षा और आराम के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। उद्यान प्रबंधन ने सभी प्रजातियों के जानवरों के लिए आहार, आवास और तापमान नियंत्रण की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की है। हाथी, लखीरानी और छोटे सम्राट को आहार में तरबूज, खीरा, चना, गन्ना, बरगद और पीपल के पेड़ और ग्लूकोज निर्मित पानी दिया जा रहा है। इन सभी जानवरों को प्रतिदिन सुबह और शाम में 2 बार पानी टैंक में स्नान भी कराया जा रहा है। शाकाहारी प्राणियों जैसे हिरण, नीलगाय, कृष्ण मृग और चीतल को नियमित आहार के अतिरिक्त खीरा दिया जा रहा है जिससे वह गर्मी से सहजता से मुकाबला कर सके। हिमालयन और देसी भालू के आहार में दूध, केला, सेब के साथ साथ तरबूज और खीरा शामिल किया गया है। बाघ, शेर और तेंदुए को मल्टीविटामिन और ग्लूकोज सप्लीमेंट दिए जा रहे हैं। इनके रात्रि विश्राम शेड में कूलर लगाए गए हैं जबकि खिड़कियों और ग्रिलों पर जूट के पर्दे लगाए गए हैं जिसे समय समय पर भिगोया जाता है जिससे उनके आवास में ठंडक बनी रहे। चिड़ियाघर के पशु चिकित्सक डॉक्टर ओम प्रकाश साहू ने बताया कि गर्म हवाओं के कारण वन्य प्राणियों में डिहाइड्रेशन की आशंका बनी रहती है। उनके आहार में फल और ग्लूकोज का उपयोग किया जा रहा है। डायन के शक में महिला के साथ मारपीट, थाना में दर्ज हुई प्राथमिकी। डायन का आरोप लगाकर महिला के साथ मारपीट के मामले झारखंड में अक्सर देखे जाते हैं। ऐसा ही एक मामला कोडरमा के डोमचांच थाना क्षेत्र से सामने आया है जहां एक महिला को डायन बिसाही के रूप में गांव से बेदखल कर दिया गया। इस दौरान महिला ने गांव के ही रहने वाले बुधन हेम्ब्रम और उनके परिजनों पर उनके बेटे को खाट से बांधकर पीटने का आरोप लगाया है। पीड़ित महिला ने डोमचांच थाना पुलिस में आवेदन देकर मारपीट करने वाले आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। मामले की जानकारी देते हुए पीड़िता ने बताया कि उनके गांव के ही रहने वाले बुधन हेम्ब्रम के नाबालिग बेटे की अज्ञात बीमारी के चलते मौत हो गई थी। अपने बेटे की मौत के लिए बुधन हेम्ब्रम ने महिला को जिम्मेदार ठहराना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद आरोपी अपने साथियों के साथ अचानक लाठी डंडा लेकर महिला के घर पहुंचा और मारपीट करना शुरू कर दी। महिला ने बताया कि वह किसी तरह हमलावरों के चंगुल से जान बचाकर भागी। तभी सूचना मिली कि हमलावर मेरे छोटे बेटे को जबरदस्ती साथ ले गए और आरोपी के मरे हुए बेटे के शव के साथ मेरे बेटे को खाट से बांधकर पीटा है। जब मामले की जानकारी डोमचांच थाना पुलिस को मिली तो वह दलबल के साथ घटना स्थल के लिए रवाना हुई। इसी हमलावर बुधन हेम्ब्रम और उनके लोगों ने पुलिस बल को रोकने का प्रयास किया लेकिन आरोपी कामयाब नहीं हो पाए। 10 साल से बड़े बच्चे खुद चला सकेंगे बैंक अकाउंट, अभी माता पिता ऑपरेट करते हैं। आइए आपको बताते हैं नए नियम। अब 10 साल से बड़े बच्चे खुद से सेविंग या टर्म डिपॉजिट अकाउंट खोल और ऑपरेट कर सकते हैं। आरबीआई ने बैंकों को इसकी अनुमति दे दी है। हालांकि बैंक इसके लिए अपने रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी के अनुसार शर्तें तय कर सकते हैं। आरबीआई ने बैंकों से 1 जुलाई 2025 तक इन नए नियमों के मुताबिक अपनी पॉलिसी तैयार करने या फिर मौजूदा नियमों में बदलाव करने को कहा है। अब तक किसी भी उम्र के बच्चे अपने माता पिता या कानूनी अभिभावक के जरिए सेविंग या टर्म डिपॉजिट अकाउंट खोल सकते थे पर ऑपरेट अभिभावक ही करते थे। अब 10 साल या इससे बड़ी उम्र के बच्चे अपने अकाउंट को खुद ऑपरेट कर सकेंगे लेकिन बैंक अपने नियमों के अनुसार कुछ लिमिट तय करेंगे जैसे कि कितना पैसा जमा किया या निकाला जा सकता है, एक बार में कितना पैसा निकाला जा सकेगा। बैंक बच्चों को इंटरनेट बैंकिंग, एटीएम, डेबिट कार्ड और चेकबुक जैसी सुविधाएं दे सकते हैं लेकिन यह उनके रिस्क पर निर्भर करेगा। जब बच्चा 18 साल का हो जाएगा तो बैंक उससे नए साइन लेने होंगे। अगर अकाउंट अभिभावक चला रहे थे तो बैलेंस की पुष्टि की जाएगी। इसके अलावा अकाउंट होल्डर को नए नियमों की जानकारी भी दी जाएगी। खुंटी पुलिस का अवैध बालू कारोबारियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, 7 गिरफ्तार। हाथोदामी में खुंटी पुलिस ने अवैध बालू कारोबारियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने कार्रवाई में 5 ट्रैक्टर, एक जेसीबी समेत 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि कार्रवाई के दौरान रेत तस्करों ने पुलिस के साथ बदसलूकी की थी। खुंटी थाना क्षेत्र के हाथोदामी क्षेत्र में
बालू कारोबारियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तार 7 बालू कारोबारियों को सोमवार देर रात जेल भेज दिया गया है। गिरफ्तार लोगों ने मनोज धान, समीरा बरला, मंगल बारला, वीरेंद्र महतो, सुकरा मुंडा, कांडे मुंडा एवं रमीज खान शामिल हैं। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक खुंटी पुलिस को सूचना मिली थी कि हाथूदामी क्षेत्र में बड़े पैमाने पर बालू की तस्करी की जा रही है। इसी सूचना पर खुंटी थाना के एएसआई अरुण कुमार दलबल के साथ हाथूदामी पहुंचे, जहां पहले से ही 2 पक्षों के बीच विवाद हो रहा था। इसी स्थिति को देख पुलिस टीम ने तत्काल कार्रवाई करते हुए मौके से 5 ट्रैक्टर समेत 1 जेसीबी जब्त की है। रिम्स निर्देशक पद से हटाए जाने पर डॉक्टर राजकुमार पहुंचे हाईकोर्ट, कहा नियमों का उल्लंघन हुआ है। रिम्स के पूर्व निदेशक डॉक्टर राजकुमार ने अपने पद से हटाए जाने को लेकर झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। उन्होंने इस फैसले को नैसर्गिक न्याय और रिम्स न्यायावली 2002 का उल्लंघन बताते हुए चुनौती दी है। याचिका में डॉक्टर राजकुमार ने कहा कि उनकी नियुक्ति 3 साल के कार्यकाल के लिए की गई थी, लेकिन बिना पक्ष सुने झूठे आरोपों के आधार पर उन्हें पद से हटा दिया गया है। डॉक्टर राजकुमार का कहना है कि उन्होंने अपने कार्यालय में किसी तरह की लापरवाही नहीं की है। उनका दावा है कि उन्होंने जीवन भर ईमानदारी से काम किया है, फिर भी उन पर बेबुनियादी आरोप लगाए गए हैं। उन्होंने अदालत से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है और कहा कि यह फैसला नियमों के खिलाफ है। डॉक्टर राजकुमार ने याचिका में रिम्स शासी परिषद के अध्यक्ष और राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी द्वारा दिए गए 17 अप्रैल के आदेश को भी रद्द करने की मांग की है। उस आदेश में कहा गया था कि डॉक्टर राजकुमार के ने निर्देशक रहते हुए मंत्री परिषद और शासी परिषद के निर्देशों का पालन नहीं किया है और उनकी सेवा संतोषजनक नहीं रही है। इसी आधार पर उन्हें 3 माह का वेतन भत्ता देकर तत्काल प्रभाव से पद से हटाया गया था। खदान में लगी आग, 4 किलोमीटर दूर से दिख रहा धुआं, लोगों में दहशत। 500 मीटर की दूरी पर है गांव, नदी के पानी से आग बुझाने की तैयारी। रामगढ़ के रजरप्पा थाना क्षेत्र अंतर्गत भुजुंग डीह में बंद पड़े कोयले की अवैध खदान में भीषण आग निकल रही है। आग इतनी विकराल है कि 4 किलोमीटर दूर से ही धुआं दिख रहा है। स्थानीय लोगों को अब डर सता रहा है कि कहीं यह आग बढ़ते हुए उनकी जमीन तक न पहुंच जाए। घटनास्थल से ग्रामीणों का घर मात्र आधा किलोमीटर की दूरी पर है, वहीं मुख्य सड़क की दूरी करीब लगभग 1 किलोमीटर की है। इसी रास्ते से प्रतिदिन सैकड़ों लोग शक्तिपीठ स्थल मां छिन्नमस्तिका मंदिर दर्शन के लिए जाते हैं। इधर घटनास्थल पर पहुंचे अधिकारियों ने भैरवी नदी में मोटर लगाकर पाइपलाइन के सहारे पानी को अवैध खदान के मुहाने पे छोड़ने का निर्देश दिया है ताकि आग बुझ सके। बालू तस्करी पर सख्त हुए केंद्रीय मंत्री संजय सेठ, कहा संदिग्ध अफसरों की पहचान कर हो जांच। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री और रांची के सांसद संजय सेठ ने झारखंड में तेजी से फैल रहे अवैध बालू कारोबार और उससे जुड़े माफियाओं पर चिंता जताई है। उन्होंने इस मुद्दे को बेहद गंभीर बताते हुए झारखंड सरकार के मुख्य सचिव को पत्र लिखकर तत्काल कार्रवाई की मांग की है। अपने पत्र में संजय सेठ ने कहा कि बालू की अवैध तस्करी न सिर्फ राज्य की नदियों और के अस्तित्व को संकट में डाल रही है, बल्कि पुलों और जनजीवन के लिए भी खतरा बनती जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि इस अवैध कारोबार में कुछ सरकारी अधिकारियों की मिलीभगत भी सामने आ रही है, जिससे प्रशासन और व्यवस्था की साख पर सवाल उठ रहे हैं। केंद्रीय मंत्री ने पत्र में उल्लेख किया कि रांची लोकसभा क्षेत्र सहित पूरे झारखंड में बालू की कालाबाजारी और तस्करी का कारोबार लगातार बढ़ता जा रहा है। नदियों पर बनाए गए पुल और उनके आसपास के इलाके इससे गंभीर रूप से प्रभावित हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब यह केवल आर्थिक अपराध नहीं रहा, बल्कि यह पर्यावरण और आम जनजीवन से जुड़ा बड़ा संकट बन चुका है। संजय सेठ ने मामले की उच्च स्तरीय जांच कराने और राज्य स्तर पर एक टास्क फोर्स के गठन की मांग की है ताकि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सके। रांची में होल्डिंग टैक्स जमा करने पर भारी छूट, लेकिन इस तारीख से पहले करना होगा भुगतान। रांची नगर निगम ने शहर के लोगों से अपील की है कि वे 30 जून तक अपना होल्डिंग टैक्स एक साथ जमा करें। ऐसा करने पर उन्हें टैक्स की कुल रकम पर 10% की छूट दी जाएगी। टैक्स लोग सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक नगर निगम कार्यालय या जन सुविधा केंद्रों में जाकर जमा कर सकते हैं। इसके अलावा ऑनलाइन जाकर भी टैक्स का भुगतान कर सकते हैं। इसके लिए नगर निगम के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर टैक्स का भुगतान किया जाएगा। वहीं अगर आप वरिष्ठ नागरिक, दिव्यांग, ट्रांसजेंडर, सेना के जवान या शहीद के परिवार से हैं तो आपको 10% के अलावा 5% की अतिरिक्त छूट भी मिलेगी। बता दें कि होल्डिंग टैक्स एक तरह का प्रॉपर्टी टैक्स है जो नगर निगम या स्थानीय प्रशासन द्वारा घर मालिकों या संपत्ति धारकों से लिया जाता है। यह टैक्स संपत्ति के मूल्य या क्षेत्रफल के आधार पर कैलकुलेट किया जाता है और इसका उपयोग शहर के विकास और रखरखाव के लिए किया जाता है, जैसे कि सड़कों की मरम्मत, कूड़ा उठाव और अन्य नागरिक सुविधाओं के लिए। चाईबासा जिला बल में पदस्थापित किए गए 279 एसआई, एएसआई, हवलदार और सिपाही। झारखंड पुलिस मुख्यालय ने 279 पुलिस पदाधिकारियों और कर्मचारियों को चाईबासा जिला बल में पदस्थापित किया है। सबसे खास बात यह है कि इनमें से 277 पुलिसकर्मी कोल्हान क्षेत्र, चाईबासा, जमशेदपुर और सरायकेला के ही रहने वाले हैं, जबकि केवल 12 पुलिसकर्मी
दूसरे जिलों से हैं। चाईबासा जिला बल में पदस्थापित 279 पुलिसकर्मियों में 37 सब इंस्पेक्टर, 56 एएसआई, 43 हवलदार और 151 सिपाही शामिल हैं। इन सभी ने चाईबासा जिले में तैनाती के लिए स्वेच्छा से आवेदन दिया था, जिसके बाद पुलिस मुख्यालय ने उनका पदस्थापन किया है। बोकारो में ईडी की बड़ी कार्रवाई, वन भूमि घोटाले से जुड़ा है मामला। बोकारो वन भूमि घोटाले की जांच में ईडी की भी एंट्री हो गई है। बोकारो में हुए 100 एकड़ से ज्यादा के वन भूमि घोटाले मामले में ईडी ने झारखंड की राजधानी रांची सहित कई अन्य शहरों के करीब 1 दर्जन के ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की है। प्रवर्तन निर्देशालय की टीम ने मनमोहन कंस्ट्रक्शन ऑफिस, वन विभाग ऑफिस, निबंधन कार्यालय, अंचल कार्यालय और इजहार हुसैन के आवास पर छापेमारी की है। सरकारी कार्यालय में ईडी की छापेमारी से हड़कंप मचा हुआ है। इधर रांची के लालपुर, बरियातू सहित बोकारो और रामगढ़ इलाके के कुछ जगहों पर रेड हुई है। रांची में कारोबारी विमल अग्रवाल और पुनीत अग्रवाल के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी चल रही है। इन दोनों के राजवीर कंस्ट्रक्शन पर ईडी छापेमारी कर रही है। छापेमारी के दायरे में बोकारो में 74.38 एकड़ जमीन खरीदने वाले उमायुष मल्टीकॉम प्राइवेट लिमिटेड से जुड़े लोगों को भी शामिल किया गया है। ईडी ने बोकारो भूमि घोटाले के सिलसिले में विभिन्न थानों में दर्ज प्राथमिकी को ECIR के रूप में दर्ज करने के बाद ईडी ने यह कार्रवाई शुरू की है। शरबत जिहाद वीडियो पर रामदेव को दिल्ली हाईकोर्ट की फटकार, कहा बयान माफी लायक नहीं, आत्मा झकझोर देगी। रामदेव बोले सभी वीडियो हटा लेंगे। दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को इस वीडियो पर नाराजगी जताई है, जिसमें बाबा रामदेव ने शरबत जिहाद शब्द का इस्तेमाल किया था। जस्टिस अमित बंसल ने कहा कि यह बयान माफी लायक नहीं है। इसने कोर्ट की अंतरात्मा झकझोर दी है। कोर्ट की फटकार के बाद पतंजलि के फाउंडर रामदेव ने कहा कि हम ऐसे सभी वीडियो हटा लेंगे जिनमें धार्मिक टिप्पणियां की गई हैं। कोर्ट ने रामदेव को एफिडेविट दाखिल करने का आदेश भी दिया है। बाबा रामदेव ने 3 अप्रैल को पतंजलि के शराब की लॉन्चिंग की थी। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि एक कंपनी शरबत बनाती है, उससे जो पैसे मिलता है उससे मदरसे और मस्जिदें बनवाती है। बाबा रामदेव ने कहा था कि जैसे लव जिहाद और वोट जिहाद चल रहा है, वैसे ही शरबत जिहाद भी चल रहा है। इसके खिलाफ रूह अफ़ज़ा शरबत बनाने वाली कंपनी हमदर्द ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। कंपनी की ओर से वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने दलीलें दी। रोहतगी ने कहा कि यह धर्म के नाम पर हमला है। बायोगैस के धुएं से मिलेगी मुक्ति, ग्रामीण विकास को मिलेगी नई दिशा, दीपिका। ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने रामगढ़ जिले के गोला प्रखंड में आयोजित जल छाजन विकास समिति के कार्यक्रम में भाग लिया। इस अवसर पर उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में बायोगैस के उपयोग को बढ़ावा देने पर बल दिया है। कहा कि इससे रसोई घर में धुएं की समस्या से मुक्ति मिलेगी तथा स्वच्छ ऊर्जा का व्यापक प्रसार होगा। कार्यक्रम में उन्होंने ग्राम पंचायत प्रतिनिधियों एवं ग्रामीण जनता से संवाद करके बताया कि झारखंड सरकार जल संरक्षण, स्वच्छ ऊर्जा और पर्यावरण सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। झारखंड सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता, ऊर्जा, आत्मनिर्भरता और टिकाऊ विकास की दिशा में ठोस कदम उठाते हुए राज्य को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए संकल्पबद्ध है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक समयबद्ध ढंग से पहुंचना चाहिए। झारखंड में दाखिल खारिज को लेकर आया नया अपडेट, अधिकारियों की बढ़ी टेंशन। रांची के उपायुक्त मंजूनाथ ने सभी अंचल अधिकारी को स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि अंचल में आने वाली दाखिल खारिज करने में बिना कारण के देरी करने पर अब एक्शन होगा। उन्होंने दाखिल खारिज भूमि संबंधित मामले जिन अंचलों में काफी समय से लंबित है, वैसे अंचलों की सूची बनाने का निर्देश दिया गया। साथ में उपायुक्त द्वारा कहा गया कि जो दाखिल खारिज के मामले अंचलों में आते हैं उन्हें बिना जायज कारण के अस्वीकृत न करें। अस्वीकृत करने से पहले ऐसे मामलों का अच्छे से मूल्यांकन कर ले। उपायुक्त ने कहा कि जिन अंचलों में बिना जायज कारण के दाखिल खारिज के मामले अस्वीकृत किए गए हैं, वैसे मामलों का जिला के वरीय पदाधिकारियों द्वारा जांच कराया जाएगा। जांच में दोषी पाए जाने पर संबंधित पदाधिकारी पर प्रपत्र क गठित की जाएगी। साथ ही संबंधित पदाधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि राजस्व संबंधित मामले राजस्व शाखा में जाएं। इसे लेकर उपायुक्त ने समाहरणालय में जिला के सभी वरीय पदाधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। उपायुक्त ने संबंधित पदाधिकारियों से विशेष रूप से पंजी 2 का डिजिटाइजेशन में सुधार के लिए कैंप लगाने का निर्देश दिया। साथ ही सरकारी भूमि में कब्जा दाखिल खारिज के मामले में ध्यान देने को कहा। वक्फ कानून के खिलाफ दिल्ली में मुस्लिम संगठनों का प्रदर्शन, ओवैसी शामिल हुए। उपराष्ट्रपति बोले, लोकतंत्र में संविधान को चुनौती स्वीकार नहीं। नए वक्फ कानून के विरोध में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड आज मंगलवार को दिल्ली में प्रदर्शन किया। वक्फ बचाओ अभियान के तहत तालकटोरा स्टेडियम में तहफ़्फ़ुज़-ए-औक़ाफ़ कारवां नाम से आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जमात-ए-इस्लामी हिंद समेत देश भर के मुस्लिम संगठनों के अध्यक्ष और प्रतिनिधि पहुंचे। IMIM मुख्य असउद्दीन ओवैसी भी शामिल हुए। बैठक में वक्फ कानून के खिलाफ
आगे की कानून लड़ाई लड़ने को लेकर चर्चा की गई। इधर वक्फ कानून के विरोध के बीच दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति बोले, लोकतंत्र में संविधान को चुनौती स्वीकार नहीं है। सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने वालों को समझाना होगा, अगर नहीं समझे तो कड़वी दवा का स्वाद चखना होगा। पीएम मोदी सऊदी अरब दौरे के लिए रवाना, क्राउन प्रिंस सलमान के साथ करेंगे उच्च स्तरीय बैठक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को सऊदी अरब के जेद्दा के लिए रवाना हुए। प्रधानमंत्री अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के निमंत्रण पर सऊदी अरब की यात्रा पर निकले हैं। यह उनका 2 दिवसीय यात्रा है। इस दौरान वह क्राउन प्रिंस के साथ अहम बैठकों में शामिल होंगे। 2014 से लेकर अब तक प्रधानमंत्री मोदी ने सऊदी अरब और खाड़ी देशों के साथ भारत के संबंधों की दिशा बदल दी है। 2016 और 2019 में पहले की यात्राओं के बाद यह प्रधानमंत्री मोदी की सऊदी अरब की तीसरी यात्रा होगी। उनसे पहले के सभी प्रधानमंत्रियों ने 7 दशकों में 3 बार सऊदी अरब का दौरा किया। यह खाड़ी क्षेत्र के किसी देश की उनकी 15वीं यात्रा भी है। उन्होंने प्रस्थान पूर्व बयान में कहा कि आज मैं क्राउन प्रिंस और प्रधानमंत्री महामहिम प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के निमंत्रण पर सऊदी समाज की 2 दिवसीय राजकीय यात्रा पर जा रहा हूँ। भारत सऊदी अरब के साथ अपने दीर्घकालिक और ऐतिहासिक संबंधों को बहुत महत्व देता है। इससे हाल के वर्षों में दोनों देशों के बीच दोस्ती और पक्की हुई है। साथ मिलकर रक्षा, व्यापार, निवेश, ऊर्जा और लोगों के बीच संबंधों के क्षेत्रों में पारस्परिक रूप प्रगति हुई। रांची के हरिओम टावर समेत रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़े कई ठिकानों पर ईडी की रेड। राजधानी रांची में मंगलवार सुबह ईडी ने रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़े कई ठिकानों पर एक साथ छापेमारी शुरू की है। यह कार्रवाई मुख्य रूप से राजवीर कंस्ट्रक्शन और अन्य बिल्डरों से जुड़े दफ्तरों व परिसरों पर की जा रही है। सूत्रों के मुताबिक ईडी की टीम लालपुर थाना क्षेत्र और हरिओम टावर स्थित राजवीर कंस्ट्रक्शन के कई ठिकानों पर तलाशी ले रही है। हालांकि अभी तक ईडी ने इस छापेमारी से जुड़े मामले या आरोपों के बारे में कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी है। स्थानीय सूत्रों की माने तो छापेमारी के दौरान ईडी ने कई अहम दस्तावेजों की जांच की है। साथ ही डिजिटल डेटा और लेन देन से जुड़ी जानकारियां जुटाई जा रही हैं। मौके पर ईडी अधिकारी तैनात हैं और सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। अब तक यह स्पष्ट नहीं है कि यह छापेमारी किस आर्थिक अपराध या मनी लॉन्ड्रिंग के मामले से जुड़ी हुई है, लेकिन जांच के बाद इसकी पूरी जानकारी सामने आने की संभावना है। टेरर फंडिंग मामला, महेश अग्रवाल, अमित अग्रवाल के मामले में बहस पूरी। अब अजय सिंह के मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई 11 दिसंबर को। चतरा के टंडवा स्थित मगध व आम्रपाली कोल परियोजना से जुड़े टेरर फंडिंग मामले में आरोपी आधुनिक पावर कंपनी की तत्कालीन एमडी महेश अग्रवाल, अमित अग्रवाल और सोनू अग्रवाल के मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी हो चुकी है। अब 11 दिसंबर को अजय कुमार सिंह की पिटीशन पर सुनवाई होगी। इन तीनों ने अपने खिलाफ किए गए चार्ज फ्रेम एवं खारिज किए गए डिस्चार्ज पिटीशन को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा की अध्यक्ष वाली खंडपीठ ने मामले की अगली सुनवाई 11 दिसंबर निर्धारित की है। प्रार्थी की ओर से हाईकोर्ट के अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा और अधिवक्ता ऋषभ कुमार ने पैरवी की। दरअसल रांची की एनआईए कोर्ट ने टेरर फंडिंग मामले में महेश अग्रवाल और अमित अग्रवाल और सोनू अग्रवाल और अजय कुमार सिंह की डिस्चार्ज पिटीशन को खारिज कर दिया था। साथ ही कोर्ट ने उन पर चार्ज फ्रेम कर दिया है, जिसे उन्होंने हाईकोर्ट में चुनौती दी है। बता दें कि टेरर फंडिंग से जुड़े केस में रांची की एनआईए की विशेष अदालत में सुनवाई चल रही है। एनआईए ने टंडवा थाना में दर्ज प्राथमिकी को फरवरी 2018 को टेक ओवर किया था। अनुसंधान के बाद एनआईए ने मामले में 17 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था। ये थी झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। ऐसे ही झारखंड की हर छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल न्यूज़ झारखंड को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।